हेलो एवरीवन। आज हम जून के चौथे सप्ताह के 4 महत्वपूर्ण यूपीएससी मेंस करंट अफेयर्स प्रश्नों को सरल विश्लेषणात्मक और परीक्षा उन्मुख शैली में समझेंगे। प्रश्न 1। बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरे के संदर्भ में सुंदरबन जैव विविधता संरक्षण, जलवायु रेजिलियंस और आजीविका सुरक्षा का संगम कैसे है? सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और यह भारत तथा बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। ये केवल जैव विविधता का केंद्र नहीं, बल्कि जलवायु सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार भी है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, खारे पानी का मगरमच्छ तथा अनेक प्रवासी पक्षियों का आवास है। मैंग्रोव वन ब्लू कार्बन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और चक्रवातों तथा समुद्री तूफानों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मत्स्य पालन, मधु संग्रह और इको टूरिज्म से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स अब जलीय खाद्य श्रृंखला, मछली उत्पादन, मिट्टी और जल गुणवत्ता तथा मैंग्रोव पुनर्जनन के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नदी से समुद्र तक प्लास्टिक निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और ब्लू इकोनॉमी आधारित संरक्षण को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। सुंदरबन का संरक्षण पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन तीनों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरासत आज भी भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ था। इस घटना ने औपनिवेशिक दमन की वास्तविकता को उजागर किया और स्वराज की मांग को जन आंदोलन में बदल दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन को नई ऊर्जा मिली और शांतिपूर्ण विरोध की भावना और मजबूत हुई। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी इस घटना की गहरी छाप दिखाई देती है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन तथा राज्य की जवाबदेही जैसे मूल्य इसी ऐतिहासिक अनुभव से और अधिक महत्वपूर्ण बने। फिर भी आज भी अत्यधिक बल प्रयोग, पुलिस सुधारों की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इसलिए जलियांवाला बाग केवल इतिहास नहीं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता की निरंतर याद दिलाने वाला प्रतीक है। प्रश्न 3। सुभाष चंद्र बोस के दार्शनिक विचारों की चर्चा कीजिए। समकालीन राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रासंगिकता क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता, अनुशासित राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्र जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने मजबूत नेतृत्व, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास, नियोजित आर्थिक प्रगति, राष्ट्रवाद के साथ समाजवाद, महिला सशक्तिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया। रानी झांसी रेजिमेंट इसका उत्कृष्ट उदाहरण थी। आज आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था, युवा नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण और मजबूत संस्थानों के निर्माण में उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। हालांकि लोकतंत्र में मजबूत नेतृत्व के साथ जवाबदेही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। इसलिए नेताजी का दृष्टिकोण आज भी एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न 4। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को लोकतंत्र की आधारशिला क्यों माना? वर्तमान शासन व्यवस्था में इसका क्या महत्व है? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि शासन और समाज दोनों संविधान के मूल्यों को व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से ऊपर रखें। यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। संवैधानिक नैतिकता विधि के शासन, कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय, जवाबदेही, संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, समावेशी शासन तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मजबूत बनाती है। वर्तमान समय में पारदर्शी संस्थाएं, नैतिक प्रशासन, संवैधानिक पदों की गरिमा, उत्तरदायी लोकतंत्र और नागरिक केंद्रित शासन के लिए इसका महत्व और बढ़ गया है। यदि संवैधानिक नैतिकता कमजोर होती है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक सशक्त, समावेशी और जीवंत लोकतंत्र के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन अनिवार्य है। प्रश्न 5। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय क्यों बनता जा रहा है? भारत की बार बार आने वाली हीट वेव्स के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भारत में लगातार बढ़ रही हीट वेव्स यह स्पष्ट करती हैं कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न बन चुका है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, बुजुर्गों, बच्चों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। अत्यधिक गर्मी से मृत्यु दर बढ़ती है। खुले में काम करने वाले श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होती है। जल संकट और खाद्य असुरक्षा बढ़ती है तथा शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से गरीब आबादी सबसे अधिक प्रभावित होती है। महिलाओं पर अतिरिक्त घरेलू बोझ, बच्चों की शिक्षा में बाधा और जलवायु प्रेरित पलायन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, हीट एक्शन प्लान, भारतीय मौसम विभाग की अर्ली वार्निंग प्रणाली, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश, जल शक्ति अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहले शुरू की हैं। आगे हीट एक्शन कानून, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, हरित शहरी नियोजन, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा प्रकृति आधारित समाधान अपनाना आवश्यक है। जलवायु न्याय को विकास और सुशासन का अभिन्न हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है। प्रश्न 6। भारत में अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन लॉ की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण भारत में हीट वेव्स की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। वर्तमान में भारत हीट एक्शन प्लान पर निर्भर है, लेकिन इसके लिए कोई समग्र कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। हीट एक्शन लॉ पूरे देश के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की रक्षा करेगा,
विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट करेगा और प्रत्येक राज्य में अनिवार्य हीट एक्शन प्लान सुनिश्चित करेगा। यह बाहरी श्रमिकों की सुरक्षा, जलवायु अनुकूल शहरी नियोजन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, जवाबदेही और वित्तीय सहायता को भी मजबूत करेगा। भारत सरकार पहले से ही भारतीय मौसम विभाग की हीट वेव चेतावनी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना और मिशन लाइफ के माध्यम से कार्य कर रही है। अब आवश्यकता एक व्यापक राष्ट्रीय हीट एक्शन कानून की है, जिससे भारत की जलवायु तैयारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिक मजबूत बन सके। प्रश्न 7। भारत में रिवर बेसिन मैनेजमेंट लागू करने में प्रमुख संस्थागत चुनौतियां क्या हैं? रिवर बेसिन मैनेजमेंट का उद्देश्य पूरे नदी बेसिन को एक इकाई मानकर जल संसाधनों का समन्वित प्रबंधन करना है। लेकिन भारत में इसके सामने अनेक संस्थागत चुनौतियां हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी, अनेक विभागों की ओवरलैपिंग जिम्मेदारियां, प्रभावी रिवर बेसिन संगठनों का अभाव, डेटा साझा करने में कमी, वित्तीय सीमाएं, कमजोर प्रवर्तन व्यवस्था तथा भूजल और सतही जल के बीच समन्वय का अभाव इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा है। सरकार राष्ट्रीय जल नीति, जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे और रिवर बेसिन मैनेजमेंट योजना के माध्यम से सुधार का प्रयास कर रही है। आगे वैधानिक रिवर बेसिन प्राधिकरण, रियल टाइम डेटा प्रणाली, सहकारी संघवाद, वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। प्रभावी संस्थागत सुधार ही टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रश्न 8। भारत द्वारा COP33 की मेजबानी की दावेदारी वापस लेने के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP33 की मेजबानी की दावेदारी वापस लेना बदलती वैश्विक जलवायु कूटनीति का संकेत माना जा रहा है। इस निर्णय के पीछे घरेलू जलवायु कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान, संसाधनों का बेहतर उपयोग, बदलता भू राजनीतिक वातावरण और जलवायु वित्त पर बढ़ता फोकस प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की बजाय अपने वास्तविक जलवायु लक्ष्यों, ऊर्जा परिवर्तन और हरित विकास पर अधिक ध्यान दे सकता है। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक दृश्यता और एजेंडा तय करने की क्षमता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद नेट जीरो 2070, पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान भारत की मजबूत जलवायु नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अंततः वैश्विक नेतृत्व केवल सम्मेलन की मेजबानी से नहीं, बल्कि प्रभावी घरेलू कार्यान्वयन से तय होता है। प्रश्न 9। भारत में जलवायु जनित आपदाओं से निपटने में सहकारी संघवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और सूखा जैसी जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। सहकारी संघवाद संयुक्त आपदा तैयारी, एकीकृत अर्ली वार्निंग प्रणाली, राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, वैज्ञानिक डेटा साझा करने, क्षमता निर्माण, नदी बेसिन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी सहयोग और नीतिगत समन्वय को मजबूत बनाता है। हालांकि वित्तीय सीमाएं, संस्थागत ओवरलैप, डेटा की कमी, राज्यों की असमान क्षमता और अंतर्राज्यीय समन्वय की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार, क्लाइमेट बजटिंग, रियल टाइम समन्वय प्लेटफॉर्म और प्रकृति आधारित समाधान अपनाने होंगे। सहकारी संघवाद ही भारत की जलवायु रेजिलियंस का सबसे मजबूत आधार है। प्रश्न 10। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने में एनवायरमेंटल गवर्नेंस का महत्व स्पष्ट कीजिए। एनवायरमेंटल गवर्नेंस का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन प्रभावी नीतियों, कानूनों तथा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सफलता काफी हद तक मजबूत पर्यावरणीय शासन पर निर्भर करती है। यह क्लाइमेट एक्शन, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, सतत शहर, जिम्मेदार उपभोग, समुद्री और स्थलीय जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा समावेशी आर्थिक विकास जैसे अनेक लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाता है। भारत ने मिशन लाइफ, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहले शुरू की हैं। भविष्य में संतुलित विकास, पारिस्थितिक सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए प्रभावी एनवायरमेंटल गवर्नेंस अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 11। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण भारत के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती क्यों बन गया है? उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाइए। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो आज हवा, पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला तक पहुंच चुके हैं। ये जलीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, मछलियों और अन्य जीवों में जैव संचयन बढ़ाते हैं, मत्स्य उत्पादन घटाते हैं, मिट्टी की उर्वरता कम करते हैं तथा मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को भी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को प्रभावी बनाना, यूनिवर्सल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू करना, अनावश्यक सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, नदी से समुद्र तक प्लास्टिक मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय माइक्रोप्लास्टिक निगरानी कार्यक्रम, अपशिष्ट पृथक्करण और रिसाइक्लिंग, जैव अपघटनीय विकल्पों को बढ़ावा, आधुनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मिशन लाइफ के माध्यम से जनजागरूकता तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन आवश्यक है। वैज्ञानिक नियमन और सर्कुलर इकोनॉमी ही इस चुनौती का दीर्घकालिक समाधान है। प्रश्न 12। भारत में संरक्षण आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर क्लाइमेट एक्शन के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की आवश्यकता क्यों है?
जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि ऊर्जा, कृषि, उद्योग, शहरी विकास, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसलिए केवल एक मंत्रालय के प्रयास पर्याप्त नहीं है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थान और नागरिक समाज सभी की साझा भागीदारी आवश्यक होती है। इससे नीतिगत समन्वय, संसाधनों का बेहतर उपयोग, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, हरित वित्त, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, मिशन लाइफ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तथा पीएम कुसुम जैसी पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भविष्य में क्लाइमेट बजटिंग, अंतर मंत्रालयी समन्वय, डेटा आधारित शासन और सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करना होगा। प्रश्न 13। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 का उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम पुनः उपयोग करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इन नियमों के अंतर्गत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक ट्रेसेबिलिटी, रिसाइकलिंग लक्ष्य, रिसाइकल्ड प्लास्टिक के उपयोग, डिजिटल अनुपालन और उद्योगों की जवाबदेही को मजबूत किया गया है। इसके बावजूद कमजोर प्रवर्तन, अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं का सीमित एकीकरण, रिसाइकलिंग अवसंरचना की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन की चुनौतियां, अवैध प्लास्टिक निपटान, सीमित निगरानी और अनुपालन लागत जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसलिए प्रभावी प्रवर्तन, कचरा बीनने वालों का औपचारिकरण, आधुनिक रिसाइकलिंग संयंत्र, इको डिजाइन, जैव अपघटनीय विकल्पों को प्रोत्साहन, डिजिटल वेस्ट ट्रैकिंग और जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। मजबूत नीति के साथ प्रभावी क्रियान्वयन ही सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य को सफल बना सकता है। प्रश्न 14। भारत के अद्यतन नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस 2031 से 2035 का महत्व स्पष्ट कीजिए। नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं। अद्यतन लक्ष्य भारत की वैश्विक जलवायु नेतृत्व क्षमता को मजबूत करते हैं तथा निम्न कार्बन विकास, नेट जीरो 2070, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और सतत विकास को नई दिशा प्रदान करते हैं। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी बढ़ती है। सरकार मिशन लाइफ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। भारत का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 15। भारतीय मौसम विभाग की उन्नत मौसम पूर्वानुमान क्षमता ने आपदा प्रबंधन को कैसे मजबूत किया है? साथ ही शेष शासन संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। भारतीय मौसम विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता, पूर्व चेतावनी अवधि और इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। आज हीटवेव, चक्रवात, बाढ़, कृषि सलाह, विमानन सुरक्षा और आपदा तैयारी के क्षेत्र में समय पर चेतावनी मिलने से जनधन की हानि में कमी आई है। इसके बावजूद अनेक प्रशासनिक चुनौतियां बनी हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने में कमी, स्थानीय संस्थाओं की सीमित क्षमता, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या, डेटा एकीकरण की चुनौतियां, अवसंरचना की कमी, जन जागरूकता का अभाव, शहरी आपदा नियोजन की कमजोरियां तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती अनिश्चितता प्रमुख बाधाएं हैं। आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान, स्थानीय आपदा प्राधिकरणों को सशक्त बनाना, रियल टाइम डेटा साझा करना, सामुदायिक जागरूकता, जलवायु अनुकूल अवसंरचना तथा मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा। प्रभावी पूर्वानुमान तभी सफल होगा जब उसके साथ प्रभावी शासन और स्थानीय तैयारी भी सुनिश्चित हो। प्रश्न 16। सतत शहरी विकास के लिए पारंपरिक पटाखों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का महत्व स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक पटाखे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों में वृद्धि श्वसन रोगों को बढ़ाती है। पर्यावरण अनुकूल विकल्प वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करते हैं, बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स, लेजर शो, ड्रोन लाइट शो, सामुदायिक प्रकाश प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे विकल्प हैं जो परंपरा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। भारत में CSIR नीरी द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग और मिशन लाइफ जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भविष्य का उत्सव वही होगा जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति उत्तरदायी हो। प्रश्न 17। सार्वजनिक निवेश बढ़ने के बावजूद भारत का अनुसंधान और नवाचार तंत्र अभी भी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना क्यों कर रहा है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत ने अनुसंधान, स्टार्टअप और डीप टेक क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है, लेकिन नवाचार की वास्तविक क्षमता अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। सकल अनुसंधान व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में कम हिस्सा, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच कमजोर सहयोग, कुशल शोधकर्ताओं की कमी, ब्रेन ड्रेन, बिखरी हुई वित्तीय व्यवस्था, तकनीक का धीमा व्यावसायीकरण, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अनुसंधान अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानता और पेटेंट के सीमित व्यावसायिक उपयोग जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जैसी पहलों के माध्यम से सुधार कर रही है।
आगे अनुसंधान निवेश बढ़ाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देना, विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाना और उद्योग आधारित नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। विकसित भारत 2047 के लिए निवेश आधारित नहीं बल्कि नवाचार आधारित शोध व्यवस्था का निर्माण करना होगा। प्रश्न 18। भारत की 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन उपलब्धि का राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल इंडिया के लिए क्या महत्व है? भारत की 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन उपलब्धि सुरक्षित संचार तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से संचार को लगभग हैक प्रूफ बनाया जा सकता है। इससे रक्षा संचार, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग, लेनदेन, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया मिशन को नई मजबूती मिलेगी। यह उपलब्धि स्वदेशी डीप टेक उद्योग, नेशनल क्वांटम मिशन और भारत की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है। सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन, डिजिटल इंडिया, इंडिया AI मिशन तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के माध्यम से इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। भविष्य में क्वांटम संचार भारत की डिजिटल संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। प्रश्न 19। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक रणनीतिक उपलब्धि क्यों माना जाता है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इसकी विशेषता यह है कि यह जितना विखंडनीय ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक नया ईंधन उत्पन्न कर सकता है। इससे यूरेनियम का बेहतर उपयोग, भविष्य के थोरियम आधारित कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कम कार्बन उत्सर्जन और स्वदेशी परमाणु तकनीक को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसकी लागत अधिक है, तकनीक जटिल है, सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग, भाविनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति में PFBR की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रश्न 20। फ्यूजन ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा क्यों कहा जाता है? इसके अवसर और तकनीकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। फ्यूजन ऊर्जा सूर्य की तरह हल्के परमाणु नाभिकों के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसे भविष्य की ऊर्जा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ईंधन लगभग असीमित है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत कम होता है, ऊर्जा उत्पादन अत्यधिक होता है, दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम बनता है और ये नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। साथ ही ये ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक नवाचार और रणनीतिक तकनीकी नेतृत्व को भी बढ़ावा देती है। लेकिन अभी इसके सामने अत्यधिक तापमान बनाए रखने, प्लाज्मा नियंत्रण, महंगी अवसंरचना, विशेष पदार्थों की आवश्यकता, जटिल रिएक्टर डिजाइन, व्यावसायिक व्यवहार्यता और सीमित वैश्विक विशेषज्ञता जैसी बड़ी तकनीकी चुनौतियां हैं। आइटर परियोजना, अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी तथा विभिन्न निजी अनुसंधान प्रयास इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान निवेश और स्वदेशी तकनीकी विकास के माध्यम से भविष्य में फ्यूजन ऊर्जा विश्व की ऊर्जा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। प्रश्न 21। आर्टेमिस 2 मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण तथा भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य मानव को पुनः गहरे अंतरिक्ष तक ले जाना तथा भविष्य के चंद्र अभियानों की तैयारी करना है। यह मिशन आर्टेमिस 3 के चंद्रमा पर मानव अवतरण की आधारशिला माना जा रहा है। इसके माध्यम से नई स्पेस टेक्नोलॉजी, लूनर एक्सप्लोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चंद्र संसाधनों के अध्ययन तथा निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए भी यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इसरो को गगनयान मिशन, चंद्रयान कार्यक्रम, स्पेस डॉकिंग तकनीक तथा डीप स्पेस मिशनों के लिए मूल्यवान अनुभव प्राप्त होगा। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वदेशी तकनीकी क्षमता के माध्यम से भारत अपनी मानव अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक मजबूत बना सकेगा। इसलिए आर्टेमिस 2 केवल अमेरिका का मिशन नहीं बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत है। प्रश्न 22। जलवायु सहनशीलता के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सुशासन तथा जनभागीदारी का एकीकृत दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? जलवायु सहनशीलता का अर्थ है कि समाज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाए, उनके अनुसार स्वयं को ढाले तथा आपदाओं के बाद शीघ्र पुनः सामान्य स्थिति में लौट सके। इसमें विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा जोखिम आकलन तथा पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, सैटेलाइट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जलवायु अनुकूल कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। सुशासन के अंतर्गत हीट एक्शन प्लान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, नदी बेसिन प्रबंधन, जलवायु बजट तथा केंद्र राज्य समन्वय आवश्यक हैं। वहीं जनभागीदारी के बिना जल संरक्षण, वृक्षारोपण, मैंग्रोव संरक्षण, टिकाऊ खेती तथा मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। IMD की इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, CDRI, नमामि गंगे, PM कुसुम तथा सुंदरबन संरक्षण इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भविष्य में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, स्थानीय क्षमता निर्माण, डिजिटल क्लाइमेट गवर्नेंस तथा समावेशी जलवायु वित्त पर विशेष ध्यान देना होगा। स्पष्ट है कि जलवायु सहनशीलता केवल सरकार नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रश्न 23। क्या पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास एक दूसरे के विरोधी हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सतत विकास का मूल सिद्धांत है कि आर्थिक प्रगति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी संभव है। वास्तव में पर्यावरणीय स्थिरता दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि की आधारशिला है। हरित रोजगार, नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, टिकाऊ कृषि, संसाधनों का कुशल उपयोग, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, हरित वित्त, इको टूरिज्म, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, ये सभी आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम,
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम तथा राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि हरित परिवर्तन की लागत, कोयले पर निर्भरता, तकनीकी अंतर, वित्तीय चुनौतियां, क्षेत्रीय असमानताएं तथा अल्पकालिक रोजगार संबंधी चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। इसलिए ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कार्बन मार्केट, ESG आधारित निवेश, सतत शहरी नियोजन, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन तथा मजबूत पर्यावरणीय शासन की आवश्यकता है। निष्कर्षतः विकसित भारत 2047 का मार्ग आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के संतुलित समन्वय से ही प्रशस्त होगा। प्रश्न 24। 21वीं सदी में जलवायु नेतृत्व, वैश्विक प्रतिबद्धताओं से स्थानीय कार्रवाई तक। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लागू करना ही वास्तविक जलवायु नेतृत्व है। इसी सोच को थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली कहा जाता है। जलवायु नेतृत्व का अर्थ है वैश्विक जिम्मेदारी निभाना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नीतियां बनाना, स्थानीय स्तर पर जलवायु सहनशीलता विकसित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विश्व में तापमान लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम मौसम घटनाएं बढ़ रही हैं, जैव विविधता घट रही है तथा खाद्य और जल सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर UNFCCC, पेरिस समझौता, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान अर्थात NDC, नेट जीरो लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य तथा कॉप सम्मेलन जलवायु कार्रवाई की दिशा तय करते हैं। भारत ने भी जलवायु नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन लाइफ, पंचामृत संकल्प, वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अद्यतन NDC तथा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आवश्यकता है कि वैश्विक प्रतिबद्धताओं को स्थानीय कार्यों में बदला जाए। इसके लिए जलवायु अनुकूल कृषि, हीट एक्शन प्लान, नदी बेसिन प्रबंधन, मैंग्रोव संरक्षण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी, सतत शहरी नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जनभागीदारी को बढ़ावा देना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, मौसम पूर्वानुमान, सैटेलाइट निगरानी, ग्रीन हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा नवाचार भविष्य की जलवायु रणनीति के आधार बनेंगे। साथ ही सहकारी संवाद, जलवायु बजट, पर्यावरणीय शासन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विकेंद्रीकृत योजना तथा मजबूत संस्थाएं जलवायु लक्ष्यों की सफलता सुनिश्चित करेंगी। नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मिशन लाइफ के माध्यम से ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, कचरा पृथक्करण, टिकाऊ जीवन शैली तथा जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। हालांकि जलवायु वित्त की कमी, तकनीक हस्तांतरण, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, तीव्र शहरीकरण, नीति क्रियान्वयन तथा वैश्विक असमानताएं आज भी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, हरित नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा जलवायु न्याय को प्राथमिकता देनी होगी। निष्कर्षतः वास्तविक जलवायु नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों से नहीं, बल्कि गांव, शहर और स्थानीय समुदायों में किए गए प्रभावी कार्यों से सिद्ध होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही भविष्य के वैश्विक जलवायु शासन का आधार बन सकती है। प्रश्न 25। केवल वैज्ञानिक नवाचार किसी राष्ट्र को परिवर्तित नहीं कर सकता जब तक संस्थागत सुधार साथ न हो। आज विज्ञान और तकनीक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आधुनिक शासन के प्रमुख आधार बन चुके हैं। लेकिन केवल नई तकनीक विकसित कर लेना पर्याप्त नहीं होता। यदि मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी शासन और प्रभावी नीतियां न हो तो वैज्ञानिक उपलब्धियां समाज तक नहीं पहुंच पाती। वैज्ञानिक नवाचार आर्थिक विकास, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सुधार, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को नई दिशा देता है। दूसरी ओर संस्थागत सुधार सुशासन, विधि का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, व्यापार सुगमता, नीति स्थिरता, प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं। भारत में डिजिटल इंडिया, आधार रिडैक्टेड, UPI, इसरो के अंतरिक्ष मिशन, गगनयान, चंद्रयान, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम वैज्ञानिक नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वहीं GST, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, डिजिटल गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जनधन योजना तथा E-गवर्नेंस संस्थागत सुधारों के उदाहरण हैं। फिर भी अनुसंधान पर सीमित निवेश, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच कमजोर सहयोग, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, कौशल अंतर तथा क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। आगे बढ़ने के लिए अनुसंधान निवेश बढ़ाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नवाचार आधारित उद्योग विकसित करना तथा मजबूत और पारदर्शी संस्थागत ढांचा तैयार करना आवश्यक होगा। निष्कर्षतः किसी भी राष्ट्र का स्थायी विकास तभी संभव है जब वैज्ञानिक नवाचार और संस्थागत सुधार एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें। विकसित भारत 2047 का सपना भी तकनीकी प्रगति और सुशासन के संतुलित समन्वय से ही साकार होगा। केस स्टडी। आप एक तटीय जिले के जिलाधिकारी हैं। आपके जिले में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, मैंग्रोव वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, बार बार आने वाले चक्रवात तथा घटती समुद्री जैव विविधता लोगों की आजीविका और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी ओर उद्योगों का कहना है कि यदि पर्यावरणीय नियमों को और कठोर बनाया गया तो रोजगार और आर्थिक विकास प्रभावित होगा। इस परिस्थिति में एक संतुलित एवं नैतिक निर्णय कैसे लिया जाए? भाग क्यू। इस केस स्टडी में कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? सबसे पहला नैतिक प्रश्न है आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन। दूसरा, स्थानीय लोगों की आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन। तीसरा, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार अर्थात अंतरपीढ़ी समानता।
चौथा, जलवायु न्याय, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और तटीय समुदायों पर पड़ता है। पांचवां, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, क्योंकि प्रदूषण सीधे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके साथ कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, कानून का पालन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सतत संसाधन उपयोग भी इस केस स्टडी के महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे हैं। भाग ख, विभिन्न हितधारकों के बीच कौन कौन से मूल्य संघर्ष दिखाई देते हैं। तटीय समुदाय अपने रोजगार और आय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जबकि पर्यावरण लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। उद्योग अधिक उत्पादन और लाभ चाहते हैं, जबकि सरकार उनसे पर्यावरणीय नियमों का पालन करवाना चाहती है। सरकार के सामने आर्थिक विकास और सतत विकास के बीच संतुलन की चुनौती है। मछुआरे रोजगार चाहते हैं, लेकिन समुद्री जैव विविधता के घटने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। भविष्य की पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा चाहती हैं, जबकि वर्तमान पीढ़ी तत्काल विकास को प्राथमिकता देती है। पर्यावरण संगठन सख्त संरक्षण चाहते हैं, जबकि उद्योग अधिक लचीला नियमन चाहते हैं। यही सभी मूल्य संघर्ष इस केस स्टडी का मूल आधार हैं। भाग ग, एक नैतिक रूप से संतुलित कार्ययोजना प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले तात्कालिक कदम उठाने होंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मैंग्रोव वनों का वैज्ञानिक पुनर्स्थापन किया जाए। हीट एक्शन प्लान तथा चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए। प्रदूषण की नियमित निगरानी की जाए तथा सभी उद्योगों का पर्यावरणीय ऑडिट कराया जाए। मध्यम अवधि में हरित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। स्वच्छ तकनीकों को अपनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन और प्रोत्साहन राशि दी जाए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात EPR को प्रभावी बनाया जाए। हरित रोजगारों के लिए युवाओं का कौशल विकास किया जाए। सतत मत्स्य पालन तथा ब्लू इकोनॉमी आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाए। दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत जलवायु अनुकूल अवसंरचना विकसित की जाए। तटीय क्षेत्र प्रबंधन को मजबूत बनाया जाए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से मैंग्रोव संरक्षण किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। जलवायु अनुकूलन योजनाओं को जिला विकास योजनाओं से जोड़ा जाए। विद्यालयों और समाज में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तथा ESG आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इस उत्तर में कौन कौन से नैतिक सिद्धांत लागू होंगे? सतत विकास का सिद्धांत, पूर्व सावधानी सिद्धांत अर्थात प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत अर्थात पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, अंतरपीढ़ी समानता, पर्यावरणीय न्याय, समावेशी विकास, करुणा, जवाबदेही, ट्रस्टीशिप तथा संवैधानिक नैतिकता। निष्कर्ष, एक आदर्श प्रशासक का कर्तव्य केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना भी है। इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जो रोजगार भी बढ़ाए, पर्यावरण भी बचाए और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करे। यही संविधान की भावना, सुशासन और सतत विकास का वास्तविक मार्ग है। इसी के साथ जून सप्ताह 4 का पूरा एडवांस्ड करंट अफेयर्स मॉडल पेपर और एथिक्स केस स्टडी श्रृंखला पूर्ण होती है। यदि ये पूरी सीरीज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।